हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे उन सवालों के बारे में जो हमने यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिए थे। तो एक एक करते हुए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ आराम से। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, अगर हम रेंजिंग को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो जो हमारे पास एरर आएगी वो एरर किस तरह की या किस नेचर की रहेगी आपको बताना है। पहला, कुमुलेटिव पॉजिटिव, कुमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिंग या कुमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, जब भी मैं यहाँ पर एरर्स के बारे में बात करता हूँ तो मेजर जो एरर्स रहती है वो तीन तरह की हो सकती है। पहली एरर होती है जिनको कहते हैं आप लोग मिस्टेक्स, या फिर मैं उनको कह सकता हूँ पर्सनल एरर्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो देखो तीन तरह से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला होती है पर्सनल एरर, या आप लोग इसको क्या कहते हैं, पर्सनल एरर, या फिर आप लोग इसको कह देते हैं मिस्टेक, है ना। पर्सनल एरर पब्लिक मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने गया, मैंने गलत रीडिंग जो है या गलत डाटा जो है मैंने यहाँ पर अपने नोटबुक के अंदर लिख दिया है, फील्ड बुक के अंदर लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। या फिर मान लो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने में मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था वर्नियर कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने जो जितना समझ में आया उतना उस हिसाब से सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कर दी। तो ये आप लोगों की मिस्टेक या पर्सनल एरर आती है कि अगर यदि आप लोगों ने अटेंशन से काम नहीं किया, यानी कि इन अटेंशन आप लोगों के पास है। सेकंड बात, एक्सपीरियंस आप लोगों के पास नहीं है। थर्ड बात, ऑब्जर्वेशन लेने में थोड़ी सी आप लोग हिचकिचाहट कर रहे हैं, ना। तो ऐसा कोई भी अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर रीजन है तो ये सारी की सारी पर्सनल एरर्स के अंदर कंसीडर की जाती है, या मिस्टेक्स इनको बोल देते हैं। सेकंड नंबर पे जो एरर देखोगे उनको बोलते हैं हम लोग कुमुलेटिव एरर। कौन सी एरर रहती है? दीज आर दी कुमुलेटिव एरर। कुमुलेटिव एरर कैसी रहती है? देखो, अब यहाँ पर जो इंसान काम कर रहा है ना, जो पर्सन काम कर रहा है, वो फुल एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अटेंशन भी वो पूरा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को काम को दे रहा है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे अब मान लो मैं चेन गलत ले गया, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 30 मीटर की चेन की जगह 30 पॉइंट या 31 मान लेता है ना, फॉर एन एग्जांपल 31 मीटर की चेन ले गया, है ना। देखो, जब चेन या टेप होती है ना, तो चेन या टेप के ऊपर मार्किंग तो 30 मीटर तक की थी, यानी मार्किंग तो ऐसे कर रखी है कि ये जो लेंथ दिखाएगा चेन या टेप वो 30 मीटर कह देंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 31 मीटर है। इन एक्चुअल ये लेंथ 31 मीटर है, लेकिन जो इन एक्चुअल में 31 मीटर है, लेकिन उसमें जो मार्किंग हो रखी है, ऊपर जो लिखा हुआ है, छपा हुआ है टेप के ऊपर, वो टेप पे ऊपर 30 मीटर तक छपा हुआ है। तो आपको थोड़ी पता है कि एक्चुअल में कितना है, आपको जो छपा हुआ है वही लिखा हुआ है। देखो सीधी बात, स्केल में जहां तक लिखा रहता है ना मेरे पास कि यहाँ तक सिर्फ 15 सेंटीमीटर खत्म हो गए, वहीं तक की लाइन खींचते हो आप। अब इन एक्चुअल में 15 है कि नहीं है, ये तो आपको बाद में किसी स्टैंडर्डाइजेशन पे जब आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये सेम मामला आप लोगों के साथ यहाँ पर रहता है कि जैसे 30 मीटर की चेन थी, लेकिन एक्चुअल में 31 की थी, है ना। तो क्या हुआ कि अगर मान लो 10 बार चेनिंग करके आया, मान लो एक बार यहाँ कर दी, एक बार यहाँ कर दी, एक बार यहाँ कर दी, तो ये एक्चुअल में तो 30 इतना आप तो यहाँ पर छपा हुआ पढ़ रहे हो, छपा हुआ तो 30 पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में कितनी है ये? 31, यानी कि हर बार +1 की एरर कर रहे हो, हर बार +1 की एरर कर रहे हो, हर बार +1 की एरर कर रहे हो। तो ऐसी एरर जो कि कुमुलेटिव टर्म में बढ़ती चली जाए। देखो, एक बार किया तो +1 की एरर, 2 बार चेनिंग करेंगे तो फिर से +1 की एरर, तीसरी बार करेंगे तो फिर से +1 की एरर, है ना। तो इनको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर कुमुलेटिव एरर्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है आप लोगों के यहाँ पर जिनको कहते हैं आप कंपनसेटिंग एरर, है ना। कंपनसेटिंग, इनको ना हम लोग एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। एक्सीडेंटल एरर कैसे? एग्जांपल दे लेता हूँ। इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ परफेक्ट है, इंसान प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला बंदा काम कर रहा है, आप लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया आराम से, ये जो इंस्ट्रूमेंट में जो थोड़ा बहुत फॉल्ट है ये सारा कुछ आप लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बावजूद भी जो रिमेनिंग एरर्स रह जाती है, उन सारी रिमेनिंग एरर्स को आप लोग एक्सीडेंटल एरर की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्योंकि देखो, पहली बात तो हर कोई बहुत परफेक्ट काम नहीं करता है। जैसे कि हम लोग जब चेन को ऊपर बात करते हैं तो चेन जब आपकी बनती है तो एक स्टैंडर्ड पुल पे बनती है। जैसे मान लो जब चेन का आप मेजरमेंट करते हो ना, स्ट्रेट खींचते हो मेजरमेंट, है ना, तो ये 8 kg के पुल पे मान लेता हूँ स्टैंडर्डाइज किया गया है, 8 kg का पुल लगा के। जैसे अब देखो, सीधी सी बात है, चेन देखो, चेन को अगर थोड़ा ढीला छोड़ोगे तो ऐसी दिखेगी, है ना, थोड़ा टाइट कर दोगे तो थोड़ी सी ऐसी झूल जाएगी, और ज्यादा टाइट कर दोगे तो एकदम स्ट्रेट आ जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो ये जो पुल लगाया जाता है ना, ये पुल जो स्टैंडर्ड टाइम पे लगाया जाता है, लगभग बता देता हूँ 8 kg का लगता है। ये स्टैंडर्ड पुल तो 8 kg के आसपास का लगता है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो आप लोगों से हो सकता है ना कि घर के ऊपर, घर में किसी के कलेश चल रहा है ना, मान लो फोन उठाया, सर्वेयर काम कर रहा है, उसके घर से ताने पड़ने लगते हैं,
क्या करेगा, गलती से ज्यादा खींच दे, कम खींच दे, 8 केजी से कम या ज्यादा का पुल लग जाए, स्ट्रेट नहीं हुई, स्ट्रेच नहीं हुई चेन, है ना। तो ये एक्सीडेंटल टर्म में हुआ है, ऐसा एक बार हुआ है, ज्यादा बार होने के चांसेस नहीं है, एक आधी बार हो गया ऐसा ऊपर नीचे हो गया, वो चलता है। तो ये सारी के सारे जो एक्सीडेंट्स आप लोगों के छोटे छोटे हुए हैं, दीज आर टर्म्ड एज एक्सीडेंटल एरर्स। अब बात आती है कि सर बैड रेंजिंग की एरर किस कैटेगरी में आप लोग सर डालोगे। देखो बैड रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग का मतलब देखो मैं आपको ना डेफिनेशन पहले ही भी बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और क्लियर आप लोगों के सामने कर देता हूं कि सर देखो रेंजिंग क्या होती है। देखो रेंजिंग क्या होती है, रेंजिंग होती है कि जैसे मान लो मैं फिलहाल इस पॉइंट पे, आप देखो टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको ना, जैसे ग्राउंड है ना, ग्राउंड में ऊपर से आप लोग देख रहे हो, ये ग्राउंड है और ऊपर से आप लोग देख रहे हो, तो एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। तो ए से लेके मेरे को डी तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, और मैं यहां पर एक चेन लेंथ से पूरी पूरी मेजरमेंट नहीं ले सकता है, एक चेन लेंथ से नहीं ले सकता। यानी कि ये जो है मान लो मेरे पास एक 30 मीटर की चेन है, अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस कुछ समथिंग 60 मीटर के आसपास की है, तो सिंगल चेन से मेजर नहीं होगी, चेन को 2 बार मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ए से लेकर डी तक की एकदम स्ट्रेट लाइन वाली या कह दो हॉरिजॉन्टल वाली जो आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस नहीं मेजरमेंट कर पाओ, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मेजरमेंट कर पाओ। हो सकता है आप पहली बार चेन का मेजरमेंट करोगे कुछ टेढ़ा, फिर दूसरी बार करोगे यहाँ पर, पहला यहां से यहां से या यहां से यहां से, ठीक है, स्ट्रेट कभी नहीं करोगे। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में इस लाइन के ऊपर, बिल्कुल एडी लाइन के ऊपर हम लोग यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग एस्टैब्लिश कराते हैं, और दिस टर्म या फिर कह दो ये दिस प्रोसेस इस टर्म इज अवर रेंजिंग। क्या कहलाती है हमारी, रेंजिंग की प्रोसेस कहलाती है ना। रेंजिंग आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। इसको आप लोग क्या कह देते हैं, रेंजिंग कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको रेंजिंग कह देंगे। अब आप लोग एक बात बताओ, चाहे आपने ऐसे मेजरमेंट की लेंथ या ऐसे मेजरमेंट की, हर केस में आपकी लेंथ, ये जो एल लेंथ है ये आपकी इस पर्टिकुलर लेंथ से आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ये ज्यादा आएगा ना, बिल्कुल। तो ये एल लेंथ आपकी ज्यादा आने वाली है किससे, इस पर्टिकुलर लेंथ से, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है ए से डी के बीच की, उससे ज्यादा डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन के थ्रू, जब आप लोग इसके अलोंग काम करना यहां पर आप चालू करेंगे। इसी को आप लोग कह देते हैं बैड रेंजिंग, क्योंकि देखो रेंजिंग अगर अच्छी करी होती है तो बिल्कुल सेम पॉइंट पे आते हैं, अगर रेंजिंग अच्छी नहीं करी है तो आप लोग हो सकता है इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कराओगे, इधर शिफ्ट कराओगे, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली नहीं शिफ्ट करा पाओगे इस लाइन के ऊपर, है ना। तो आप लोग अगेन देखो यही मेजरमेंट आप लोग करते रहोगे, यही मेजरमेंट आप लोग करते रहोगे, ऐसे मेजरमेंट करते रहोगे, है ना। तो ये इन सभी कामों में आप लोग यहाँ पर फंस रहे हो। तो बैड रेंजिंग की वजह से लेंथ आप लोग ज्यादा मेजरमेंट करते हो। अच्छा देखो मेजरमेंट वाली जो लेंथ है दिस इज ज्यादा। अच्छा देखो एरर क्या होता है, एरर बराबर आप लोग का होता है, देखो एरर बराबर आप लोग का यहां पर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ऐसा देखो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है, तो आप लोगों की वैल्यू किस में आने वाली है, पॉजिटिव में। तो यहां पर जो एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग रहेगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि देखो हर बार मेजरमेंट ज्यादा लोगे, चाहे इधर से ले लो उधर से ले लो, कहीं खसका के ले लो आप लोग, ठीक है, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। तो एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कम्युलेटिव पॉजिटिव। तो ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर सवाल का जितने लोगों ने लगाया दैट वुड बी द पर्टिकुलर एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है a 30 meter metric chain is found to be 30 centimeter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, what is the actual distance? देखो इस तरह के सवाल ना बड़े आसान तरीके से सॉल्व होने वाले हमारे। देखो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ तरीका देखो सबसे सिंपल क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखो क्या कह रहा है ये सवाल, देखो सवाल अच्छे से पढ़ना। एक 30 मीटर की मैट्रिक चेन को आपको पता चला कि 10 सेंटीमीटर छोटी है ना। तो यहां पर आपको जो एक्चुअल चेन की डिस्टेंस अगर यदि मैं बात करूं तो जो चेन की लेंथ है वो कितनी हो गई आप लोगों की, चेन लेंथ कितनी मिली आपको, चेन लेंथ आपको यहां पर मिली है कितनी, 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, यानी कि 29.9 आप लोगों को मीटर की चेन मिलेगी, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो ये जो सवाल है ना, इस तरह के कितने भी तरह के सवाल बने आपसे, ये कह दे कि सर ये चेन ऐसे थोड़ी छोटी मिल गई है, चेन थोड़ी बड़ी मिल गई है ना, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि सही को सही के साथ रख देना और गलत को गलत के साथ रख देना, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। बस ये काम कर दोगे ना, बिल्कुल। देखो 30 मीटर की चेन थी,
आपको पता चला 10 सेंटीमीटर छोटी हो गई, यानी कि 30 मीटर की तो एक्चुअल चेन की डिस्टेंस थी और छोटी हो गई, तो ये गलत वाली में रख दिया मैंने, है ना, कि सर गलत हुई तो ये वाला, ठीक है, बिल्कुल। अब जो डिस्टेंस आपने मेजरमेंट की थी वो आपकी 300 मीटर निकल के आई। अच्छा एक बात बताओ, 30 मीटर की चेन लेके गए, बाद में वो 10 सेंटीमीटर छोटी हो गई, उसके बाद आप मेजरमेंट करके लेके आए, चेन गलत हो गई तो मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस मेजरमेंट को गलत वाली कैटेगरी में आपको डाल देना है, बस, ठीक है। आपको जो ट्रू चेन की जो आप लोगों को लेंथ मेजरमेंट है ना, वो आपको पता चल जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 299। देखो ये कट गया ना आपका, बिल्कुल 10 टाइम्स, तो 2299 आप लोगों का यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इन द मीटर्स। बहुत आसान काम है ये। मैं जाने कितने सवाल करा चुका हूँ, है ना। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं देखा है तो टॉपिक आप वापस से जाके कवर कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट रखी हुई है हम लोगों की यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, और आप लोग अगर यदि पेड कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता होगा सर इस तरह के जाने कितने सवाल मैंने प्रैक्टिस में कराए हुए हैं, है ना। चलो, फॉर सेटिंग आउट एन ऑफसेट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ चेन लाइन द इंस्ट्रूमेंट यूज दिस। देखो आप लोगों से पूछेगा ये कि आपको ऑफसेट निकालना है किस एंगल पे, एंगल ऑफ 45 पे। पहली चीज तो सर ऑफसेट क्या होता है, जो भी आपकी रनिंग सर्वे लाइन है, जैसे लेट मी से ये आपकी रनिंग सर्वे लाइन है ना, दिस इज द रनिंग सर्वे लाइन, है ना। तो इस सर्वे लाइन से इधर या इधर जो भी मेजरमेंट लोगे ना आप, लेटरल डायरेक्शन के अंदर जो भी मेजरमेंट लेंगे, देखो ये आपकी सर्वे लाइन चल रही है, लेट मी से ये एबी सर्वे लाइन है आपकी, है ना। ये आपके पास ड्रोन है, ऑलरेडी ड्रोन है मैप के ऊपर एबी, ठीक है। ये एबी ऑलरेडी ड्रोन है मैप के ऊपर। अब जैसे मान लो यहां पर कोई पेड़ है, इस पेड़ का मेजरमेंट मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, लेना चाह रहा हूं, है ना। तो मैं यहां पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट लूंगा, बिल्कुल, या तो ऐसे लूंगा या ऐसे लूंगा। जैसे मान लो यहां से मेरे को कोई पर्टिकुलर पत्थर वत्थर है या बिल्डिंग है, आपको जो भी मानना हो उस तरह से आप लोग ले लो, है ना, ले लिया, बिल्कुल। तो ये जो मेजरमेंट लिया ना, इनको आप लोग ऑफसेट कहते हैं, ये ऑफसेट है, दीज आर ऑफसेट। ये जो स्मॉल ए बी दिखाया है मैंने और स्मॉल सी डी दिखाया है, ये ऑफसेट है। तो ए बी एंड सी डी जो है ये है आपके ऑफसेट। ऑफसेट आर दी लेटरल मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर यदि आपने ऑफसेट 90 डिग्री पे लिया है तो इसको आप लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। कौन सा ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट, है ना। अगर यदि आपने यहां पर ये किसी और एंगल पे लिया, एट एन किसी भी एंगल पे, जरूर नहीं है 45 पे लिया है, नहीं कोई से भी ले लो आप, है ना, तो इसको कह देंगे आप लोग यहां पर ऑब्लिक ऑफसेट। बस 90 पे नहीं लिया होना चाहिए, है ना, ठीक है, इसको बोल देंगे आप लोग ऑब्लिक ऑफसेट। अब यहां से आपसे कह रहे हैं सर 45 डिग्री का मेजरमेंट कर सकें तो यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखें कि मैं 45 डिग्री का मेजरमेंट कर पाऊं। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ डिवाइसेस के नाम बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला डिवाइस है आपका क्रोस स्टाफ, सबसे पहला डिवाइस है क्रोस स्टाफ, है ना। अब इस क्रोस स्टाफ में 3 नाम देगा वो आपको। पहला नाम देगा आपसे ओपन क्रॉस स्टाफ, सबसे पहला नाम देगा ओपन क्रॉस स्टाफ, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रख लेना, बिल्कुल। सेकंड नाम आपसे बोलेगा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, और थर्ड नाम वो आप लोगों को यहां पर देगा, वो देगा आप लोगों को यहां पर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं क्या मामला है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का मेजरमेंट कर पाएगा। ये आपका 45 का भी कर सकता है, 90 का भी कर सकता है, और 90 45 कर सकता है, तो मैं 135 भी यहां पर आपको लिख सकता हूं, ठीक है। तो 3 एंगल मेजरमेंट करता है। एडजस्टेबल से कोई भी एंगल, किसी भी तरह का एंगल हो, ये आप लोग यहां से इसका प्रिपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ तो आएगा 45 डिग्री, और ये मैंने आपको फ्रेंच आपको दिखा दिया, तो आंसर तो आपका लग गया फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। बात आती है सर बाकी वालों का बता देते तो कितना अच्छा रहता। देखो ये ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री वाला है, बिल्कुल। प्रिज्म स्क्वायर 90 डिग्री वाला है, ऑप्टिकल स्क्वायर 90 डिग्री वाला है। अच्छा देखो, ये जो प्रिज्म स्क्वायर, ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये दोनों डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, याद करके रख लेना, ये आपका काम करता है डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। बस इतना मामला आप लोग यहां पर थोड़ा सा और यहां पर याद रखें। चलो ये, और ये भी 90 डिग्री का मेजरमेंट करेगा, और ये भी 90 डिग्री का मेजरमेंट करेगा, है ना। ये भी 90 वाला है, ये भी 90 वाला है। इसमें 2 प्रिज्म लगे हुए हैं, इसमें 2 मिरर लगे हुए हैं, बस, ठीक है।
क्लियर है? अभी तो देखो यहाँ पर इतना ही बता सकते हैं, आपको और भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिलहाल देखो टेस्ट सीरीज वाला मामला है तो उसको उसी तरह से सॉल्व कराते हैं। देखो नेक्स्ट, विच विल बी द इंक्लूडेड एंगल एओबी। अच्छा देखो इस तरह के सवालों में बहुतों को दिक्कत आती है। विच विल बी द इंक्लूडेड एंगल एओबी, अगर बीयरिंग लाइन एओ की और ओबी की दे रखी है, देखो एओ की और ओबी की लाइन अगर यदि आपको यहाँ पर दे रखी है, चलो देखो सबसे पहली बात कि यहां पर इसको मैं मान लेता हूं, यहां पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ई, एओ की बीयरिंग दे रखी है, इसका मतलब सिर्फ बीयरिंग लिखा है, यानी कि वहां पर कौन सी बीयरिंग दे रखी है? 4 बीयरिंग। जहां पर सिर्फ बीयरिंग लिखी है वहां पर बीयरिंग मानेंगे आप 4 बीयरिंग। देखो एओ का आपको दे रखा है 130 डिग्री, 130 यहां पर पड़ेगा, बिल्कुल ये मैं कह देता हूं सर ये 130 डिग्री का एंगल है टू दी नॉर्थ, है ना, ठीक चलो। और यहां पर आपका आ गया है ओ, और ओ से लेके बी का है आपको यहां पर 40 डिग्री का एंगल, दिस इज 40 डिग्री। देखो ये 130 है, तो यहां पर ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये आपका 40 डिग्री, ठीक है, ये 40 है, तो आप लोगों को ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे एंगल ए ओ बी की, एंगल ए ओ बी की, तो इस केस में आपको यहां पर ध्यान रखना है ये एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री आपका इंक्लूडेड एंगल है? क्या ये आपका इंक्लूडेड एंगल है या फिर आपका इंटीरियर एंगल है? पहले आपको ये लगाना है पता कि ये इंक्लूडेड एंगल है या इंटीरियर एंगल। देखो अब यहां पर देखने के दो तरीके, अगर आपका ट्रेवर्स क्लॉकवाइज घूमे, इफ ट्रेवर्स रन क्लॉकवाइज, तो आपके इंटीरियर एंगल, देखना दोनों आप याद रखना, अगर क्लॉकवाइज देखो दो तरह से घूमेगा, या तो देखो आपको इस तरह से ट्रेवर्स घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आपका जो ट्रेवर्स है वो इस तरह से घूमेगा, किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यदि कोई पर्टिकुलर बंदा घूमेगा तो यहां पर इंटीरियर एंगल को आप लोग इंक्लूडेड एंगल बोलोगे। किसको बोलोगे, इंटीरियर एंगल को। जो इंटीरियर एंगल रहता है वही आपके यहां पर क्या बन जाएंगे, इंक्लूडेड एंगल बन जाएंगे। इस केस में एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा वो आपका, उसको आप लोग यहां पर क्या कह देंगे, इंक्लूडेड एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो ट्रेवर्स कैसा घूमा, ए ओ बी कैसा घूमा, क्लॉकवाइज घूमा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो यहां पर आप लोगों का घूमा है यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो यानी कि इंटीरियर एंगल ही आपके इंक्लूडेड एंगल होंगे, हेंस 90 डिग्री वुड बी माय करेक्ट आंसर। तो इस केस में इंक्लूडेड एंगल जो है इंटीरियर एंगल कहलाएगा, यानी कि ये वाला एंगल ही आपका यहां पर कहलाएगा। अच्छा देखो अगर यदि यहां पर होता ना कि ये ट्रेवर्स ऐसे घूम गया होता, एंगल एओबी अगर ऐसे घूम जाए ना, तो यहां पर आंसर ये नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अगर ये ऐसे घूम जाए तो फिर ये आंसर ये नहीं रहेगा, ठीक है। पहले बता देता हूं इंक्लूडेड एंगल यहां पर 90 डिग्री क्यों सिलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि यहां पर ट्रेवर्स आपको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो हमने इंटीरियर एंगल को उठा लिया, अदरवाइज हम यहां पर इस एक्सटीरियर वाले एंगल को रखते हैं अगर ये क्लॉकवाइज घूमा होता तो, ठीक है। चलो तो 90 डिग्री वुड बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला एक बैक साइड रीडिंग है बेंचमार्क 100 के ऊपर, वो ये आई, ठीक है। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आपको बॉटम ऑफ द गिटार पर लिख दी है, आरएल आपको निकालना है ऑफ द बॉटम ऑफ गिटार। देखो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन होता है ये, इसमें ना डायग्राम आप बना लिया करो। देखो सबसे पहले यहां पर ना एक बेंचमार्क है 100 मीटर का, यानी कि लेट मी से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको मैं बेंचमार्क कह देता हूं, इसका आरएल हमें नोन है 100 मीटर, ठीक है। ये 100 मीटर है किसी पर्टिकुलर डेटम से, यहां पर कोई डेटम रहा होगा, इस डेटम से ये पर्टिकुलर से क्या है 100 मीटर ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब यहां पर ना इस फ्लोर के ऊपर आपने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने बैक साइड ली, क्या लिया है, बैक साइड ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक साइड ले ली। चलो बैक साइड कितनी आई, दिस बैक साइड इज ऑब्टेन्ड एट 3.250 मीटर, है ना, बैक साइड, ठीक है। और आपने उल्टा स्टाफ रखा है टू द बॉटम ऑफ द गिटार, यानी कि यहां पर देखो गिटार जा रहा होगा, इस गिटार के यहां से आपने यहां पर क्या किया है, एक उल्टा स्टाफ रखा है, और उल्टा स्टाफ रखा ना तो उसकी जो रीडिंग निकल के आई वो रीडिंग है 1.250, ये जो रीडिंग है दिस इज 1.250। आपसे पूछा है इसने
कि RL क्या होगा इस गेट आर का। देखो यहां का RL बताना है आपको, इस पॉइंट का बताओ। देखो यहां का RL पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 100 प्लस 3.250 प्लस 1.250, दैट मीन्स कितना हो गया 104.50 मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। ये लो साहब, कितना इजी सवाल है यार, बहुत इजी सवाल है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द पर्पज ऑफ एन एनालिटिक लेंस इन एक्यूमीटर इज टू। टैक्योमीटर के अंदर जो एनालिटिक लेंस लगाते हैं, ये हम क्यों लगाते हैं? अच्छा देखो मैं आपको बताता हूं कि ना हमारे पास दो तरह के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। टैक्योमीटर के अंदर दो तरह के लेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक देखने को मिलता है इंटरनल फॉक्सिंग, एक देखने को मिलता है आपका एक्सटर्नल फॉक्सिंग, है ना। अब इसके अंदर देखो, अब आप लोग यहां पर एक इक्वेशन समझो। इक्वेशन है D बराबर KS प्लस C। ये क्या कहता है देखो समझो कि अगर यदि आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां पर रखा हुआ है, टैक्योमीटर लाइट में से आपने टैक्योमीटर को यहां पर रखा हुआ है ना, तो टैक्योमीटर ना थ्रोडोलाइट से थोड़ा अलग बना हुआ होता है। थ्रोडोलाइट में तो आपको इस तरह की डायफ्राम देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह का एक क्रॉस हेयर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें यहां पर 3 हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स देखने को मिलते हैं बस। इसको बोलते हैं आप लोग स्टीरिया डायफ्राम। स्टीरिया डायफ्राम, है ना। यानी कि टैक्योमीटर के अंदर याद रखना कि नॉर्मल डायफ्राम ऐसा दिखता है, इसके अंदर से आप लोग जब यहां पर देखना चालू करोगे टेलीस्कोप के अंदर, तो डायफ्राम आपको ऐसा दिखेगा नॉर्मल थ्रोडोलाइट का। टैक्योमीटर के लिए आप एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट करते हैं जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल हेयर आप लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां पर स्टाफ रखा हुआ है आपने, है ना, ठीक है। तो ये ना ऐसी रीडिंग निकालेंगे। देखो पहली रीडिंग ये हो गई, दूसरी रीडिंग ये हो गई और तीसरी रीडिंग ये हो गई, ठीक है। तीनों रीडिंग ले ली, बिल्कुल। तो ये पहली रीडिंग जो है ये S1 कह दूंगा इसको, ये रीडिंग को मैं S2 कह देता हूं, इसको मैं S3 कह देता हूं, है ना। और जो S3 माइनस S1 मिलता है ना, ये इसको मैं यहां पर स्टाफ इंटरसेप्ट S बोलता हूं। यानी कि एक बार जब मैंने बबल से देखा तो मेरे को 3 रीडिंग मिली और जो इंटरसेप्ट मिला ना इन दोनों के बीच का, इसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोल देंगे। S1 और S3 की रीडिंग का डिफरेंस, इसको कह देंगे आप लोग S, ठीक है, बिल्कुल। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको खरीदने चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर टैक्योमीटर को, तो मार्केट में जो मिलता है ना वो कैसा मिलता है, जिसके अंदर K की वैल्यू और S की वैल्यू ना फिक्स, K की और C की वैल्यू ना फिक्स आती है। K की वैल्यू मिलती है आपको जनरली 100 और C की वैल्यू मिलती है 0। K जो है ये आपका देखो मल्टीप्लाई हो रहा है S से, इसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये एडिशन में लगा हुआ है तो इसको एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। तो टैक्योमीटर के 2 कांस्टेंट होते हैं, एक एडिटिव कांस्टेंट, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अब जनरली ना सभी टैक्योमीटर में, चाहे आप एक्सटर्नल फॉक्सिंग या इंटरनल फॉक्सिंग दोनों तरह के आप लोग लेंसेज यूज कर लें, उन दोनों लेंसेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है ये वैल्यू ना K की वैल्यू 100 मिल जाती है, लेकिन ना C की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। C की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि C की वैल्यू 0 नहीं मिलती। तो हम लोग यहाँ पर इस C की वैल्यू को 0 करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेंस लगा देते हैं टेलीस्कोप के अंदर। ये टेलीस्कोप हमने लिया, इस टेलीस्कोप के अंदर ही हमने यहाँ पर एक एडिटिव लेंस आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, एक्स्ट्रा लेंस आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, जिससे क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी होगी 0। अब आपको क्या करना है, आप लेके जाओ टैक्योमीटर को साइट के ऊपर, साइट के ऊपर ले जाके आपको बस दोनों की रीडिंग का डिफरेंस पढ़ना है। पढ़ लिया, रीडिंग का डिफरेंस यहां रखा, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। देखो वरना तो देखो चेन से लेके तो मेजरमेंट करते चले जाओ यहां से वहां तक, चेन से इस पर्टिकुलर जगह से यहां तक का मेजरमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा लेबर लग जाता है, टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग टैक्योमीटर से क्या कर सकते हो, काम आसानी से हो जाता है। टैक्योमीटर को यहां रखा, इंटरसेप्ट कराया, इंटरसेप्ट करा के आपने देखा कि अच्छा सर सिर्फ ये रीडिंग पढ़नी है, रीडिंग पढ़ी, यहाँ 100 वैल्यू रखी, यहाँ पर S की वैल्यू रखी, यहाँ 0 रखा, आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक की। कितना आसान मामला है, ठीक है। तो यहाँ पर इस C की वैल्यू को 0 बनाए रखने के लिए आप लोग को एक एक्स्ट्रा एडिटिव क्वेश्चन को 0 बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेंस आपको लगाना पड़ता है। 10 एक्स्ट्रा लेंस इज टर्म्ड एज एनालिटिक लेंस। तो एनालिटिक लेंस का काम क्या है, आपका एडिटिव कांस्टेंट को 0 बनाना। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। पहला, इंक्रीज करेगा मैग्निफिकेशन को, नहीं। रिड्यूस करेगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप को, नहीं। एलिमिनेट करेगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को, नहीं। मेक स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टैक्योमीटर, बिल्कुल एक्जेक्टली सही आंसर। देखो क्या, C की वैल्यू को 0 करना, क्या मिला, D बराबर हो गया
के एस, के क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, डी प्रोपोर्शनल टू एस। तो स्टाफ इंटरसेप्ट से वो डिस्टेंस के साथ क्या कर दिया इसने यहाँ पर प्रोपोर्शनल, मेक स्टाफ इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टैक्योमीटर। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत या कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पर इसमें नहीं रहा होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ। अब 2 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों के चालू होते हैं। 2 मार्क क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल, एक 20 मीटर की चेन है, वो आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लगेगी आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, ठीक है। It was found to be 18 centimeter too long at the end of the day's work after chaining a total distance of 4000 मीटर। देखो सवाल को ना आसानी से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा ये वाला। सवाल कह रहा है पहले हमने 2000 मीटर का डिस्टेंस चालू किया, ठीक है, और जब मैंने 2000 मीटर का डिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया इस पर्टिकुलर चेन से, तो चेन ना वो क्या देखने को मिली 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने टोटल दिन का काम 4000 मीटर किया, यानी कि पहले 2000 करने के बाद और 2000 किए होंगे। टोटल दिन का काम ना, दिन के अंदर टोटल 4000 मीटर की डिस्टेंस निकाली, पहले 2000 निकाला तो हमने मेजरमेंट किया 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई। उसके बाद अगले 2000 किया होगा, बिल्कुल। व्हाट इज द ट्रू डिस्टेंस इफ द चेन करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डेज वर्क, ठीक है। और यहां पर ये और पढ़ना है कि इट वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, ठीक है। पूरा सवाल मैं आसानी से आपको अगेन समझा देता हूं। हमने यहां पर टोटल पूरे दिन के अंदर 4000 मीटर का काम किया है, 4000 मीटर का, है ना, बिल्कुल, ठीक है। जब यहां पर हमने देखा शुरुआत में चेन थी 20 मीटर की, जब मैंने यहां पर 2000 मीटर का काम कर दिया, पहले 2000 फिर अगले 2000, है ना। ये यहां से देखो, ये 2000 यहां से यहां तक 2000, यहां से यहां तक, इसको 4 लिख देता हूं, है ना। तो चलो इसको 4 लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है। जब मैंने पहले 2000 मीटर का काम चालू किया तो चेन मिली मेरे को 20.10 मीटर की, ठीक है। जब यहां पर मैंने दिन का काम खत्म किया तो मेरे को चेन मिली 20.18 मीटर की। देखो सवाल वापस से पढ़ लो, आप चाहो तो मैं थोड़ी देर साइड में हो जाता हूं, आप लोग सवाल अच्छे से देख लो, ठीक है। 20 मीटर की चेन है, 10 सेंटीमीटर लंबी मिली, ठीक है। चेनिंग कर दी आपने जब 2000 मीटर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2000 मीटर में आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी कर दी, और 18 सेंटीमीटर लंबी हो गई जब दिन का काम खत्म हुआ, और पूरा दिन में काम किया 4000 मीटर पूरे दिन में, यानी कि 2000 के बाद 2000 और मेजरमेंट कर लिए होंगे, बस खत्म कहानी, ठीक है। आपको ट्रू डिस्टेंस निकालनी है चेन की। अगर चेन को मैं करेक्ट मानो, देखो यहां पर गलत चेन, यहां तो सही चेन है, यहां गलत चेन हो गई, गलत चेन हो गई, गलत चेन हो गई, गलत चेन हो गई। तो अगर मैंने यहाँ पर सही चेन से काम किया होता तो ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस 4000 मीटर लिखी आ रही है, ये एक्चुअल में 4000 तो नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि आपने गलत गलत चेन से मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट आपके गलत ही आएंगे, ये तो आपको पता चल ही गया अब तक, बिल्कुल। तो ये आपको यहाँ पर सही करके दिखाने हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस तरह के जो भी सवाल है सही गलत वाले, सही गलत मेजरमेंट वाले, इनके अंदर सिर्फ एक ही मामला काम आएगा, क्या कि सही को सही के साथ रखेंगे और गलत को गलत के साथ रखेंगे, खत्म कहानी। चलो, सबसे पहले फॉर द फर्स्ट, देखो अब यहां पर अगर मैं मानूं कि सर पहले 20 की थी और यहां पर पहले 2000 मीटर की है ना, फॉर फर्स्ट 2000 मीटर। देखो मैं अब यहां पर अलग काम कर रहा हूं ना, अपने तरीके से काम कर रहा हूं। फॉर फर्स्ट 2000 मीटर, तो मैं मान लूं काम जब चालू किया था तो 20 मीटर की थी और काम जब खत्म किया तो 20.10 मीटर की थी। तो ऑन एन एवरेज, है ना, तो जो ऑन एन एवरेज जो चेन लेंथ से मैंने काम किया है, जिस चेन लेंथ से मैंने काम किया है ना, वो चेन लेंथ कितनी रही होगी? देखो 20 शुरुआत में थी, 20.10 बाद में हो गई, तो मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज हमारी जो चेन रही होगी वो 20.05 मीटर की रही होगी ऑन एन एवरेज, जब मैंने काम किया पूरे थ्रू आउट। दो अलग अलग मेजरमेंट से मैं यहां पर कभी भी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पहले एवरेज मान लेना है कि यार सर ठीक है, पहले 2000 मीटर के लिए मान लेता हूं ऑन एन एवरेज मैंने 20.05 मीटर की चेन से काम किया है पहले 2000 मीटर का। इधर वाला कंपनसेट कर दिया, उधर वाला भी कंपनसेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो सही को सही के साथ रखो और गलत को गलत के साथ रखो। देखो आपने यहां पर काम करना था 20 मीटर की चेन से, काम आप करके आओ 20.05 वाली चेन से, ठीक है। चल, तो 20 मीटर की चेन से काम करना था, 20.05 के से काम कर रहा है, तो जो काम किया होगा काम भी गलत होगा, तो 2000 मीटर भी गलत होंगे।
बिल्कुल। तो जो ट्रू लेंथ निकल के आएगी दैट वुड बी 2005 मीटर। पहला। सेम गोज फॉर सेकंड 2000 मीटर। सेकंड 2000 मीटर। देखो तो जो चेन लेंथ में यहां पर काम करूंगा, तो जिस चेन लेंथ के लिए मैं काम करूंगा वो चेन लेंथ कितनी रही होगी? देखो 20.10 यहां पर है, 20.18 यहां पर, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं तो 20.14 मीटर की चेन लेंथ से आपने काम किया है। तो यानी कि 20.14 मीटर की चेन लेंथ से मैंने काम किया है। ठीक है, तो देखो सही को देखो 20 मीटर किससे करना था तो ये वाला आंसर आता, लेकिन आप करके किससे आए? 20.14 से करके आए और आंसर आया 2000। तो यानी कि जो एल लेंथ है वो है हमारी 2014 के बराबर। यानी कि हैंस जो टोटल लेंथ निकलेगी वो टोटल कितनी आएगी बताओ जरा। इसको L1 कह दो, इसको L2 कह दो, तो टोटल लेंथ का जो मेजरमेंट निकल के आई, टोटल करेक्ट लेंथ जो आप लोगों ने मेजरमेंट करी है वो निकल के आई है 2005 प्लस 2014, दैट इज 4019 मीटर। बी ऑप्शन हुई माई करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन कह रहा है इन एन ओल्ड मैप एक लाइन है AB that was drawn to a magnetic bearing of 5 डिग्री 30 मिनट, और उस टाइम पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था ना 1 डिग्री ईस्टवर्ड था। चलो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये आपका लेटमी से, ये आपका मान लो यहां पर ट्रू नॉर्थ है, ये है आपका ट्रू साउथ। ठीक है, डेक्लिनेशन जो था पुराने मैप में वो दे रखा है आपको यहां पर 1 डिग्री ईस्ट का, 1 डिग्री ईस्ट का है ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अब देखो इसको मान लेता हूं मैं 1 डिग्री, हालांकि देखो वैसे वैल्यू बहुत ज्यादा है लेकिन आप 1 डिग्री मान लो। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने वो कह दिया कि ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है हमारे पर्टिकुलर का, है ना। तो ये ट्रू नॉर्थ ये वाला हो गया, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब आपको दे रखी है मैग्नेटिक बीयरिंग 5 डिग्री 30 मिनट। मैग्नेटिक बीयरिंग लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से, मैग्नेटिक नॉर्थ से, है ना। 5 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू आएगी आपकी कुछ समथिंग समथिंग यहां पर। ठीक, तो 5 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू आई, ये लो साहब, ये वैल्यू है आपकी 5 डिग्री 30 मिनट। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि टू व्हाट मैग्नेटिक बियरिंग शुड द लाइन बी सेट नाउ इफ द प्रेजेंट डेक्लिनेशन इज 8 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड। अगर आज ही डेक्लिनेशन की वैल्यू बढ़ के 8 डिग्री 30 मिनट हो जाए तो इस लाइन की मैग्नेटिक बीयरिंग कितनी निकल के आएगी? जो लाइन मैं मान लेता हूं OA लाइन मान लेता हूं, इस OA लाइन की करंट में आप लोगों को निकाल के बतानी है। तो देखो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहां पर आसानी से बता सकते हैं। देखो पहले डेक्लिनेशन है 1 डिग्री, ठीक है। अभी मेरे को यहां पर डेक्लिनेशन बढ़ा के कितना करना है? डेक्लिनेशन बढ़ा के करना है मेरे को यहां पर टोटल 8 डिग्री 30 मिनट। ये लो, ये डेक्लिनेशन है, दिस इज द 8 डिग्री एंड 30 मिनट। अच्छा देखो अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल देखो, ये टोटल 8 डिग्री 30 मिनट है, यहां से लेके यहां तक आप लोगों को यहां पर 6 डिग्री 30 मिनट बचा, तो यानी कि ये एंगल कितना बचा? 2 डिग्री बचा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। देखो दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन न्यू मैप का, न्यू मैप का। अच्छा देखो नए मैप का मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पर है। अब इससे देखो ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री 30 मिनट है, और ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री बनेगा। देख लेना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने इसलिए अगेन यहाँ पर कलर लगा दिया है। इस लाइन से आपको देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने 8 डिग्री 30 मिनट ले लिया इस पर्टिकुलर लाइन का। ये OA लाइन की आपको बीयरिंग बतानी है। अच्छा देखो ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर है, ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर। अब देखो इसको टेढ़ा समझना, इसको टेढ़ा समझोगे तो ही समझ पाओगे, है ना। ठीक है, ये देखो ये लो साहब, ऐसा शिफ्टिंग हो गया पूरा, है ना। देखो तो आप लोग इसकी अगर बीयरिंग निकाले तो बीयरिंग आप लोगों को समझ में आई गई है। बीयरिंग आप लोग यहाँ तो या तो देखो, या तो आप इसका आंसर कर सकते हैं सर, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपको यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन दिख रहा है, तो आप लोग कहते हैं नॉर्थ 2 डिग्री इन वेस्ट डायरेक्शन। ये इसकी यहाँ पर आपकी बीयरिंग निकल के आ जाएगी।
या फिर आप इसको चेंज करके लिखना चाहें तो 358 डिग्री आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको आंसर देना हो आप इन दोनों टर्म में आप लोग आंसर, जो भी आपसे पूछे जिस भी टर्म में पूछे उस टर्म में आप लोग आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़े आगे, तो अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है A close traverse was conducted around an obstacle and the following observation were made. Work out the missing quantities. देखो क्या कह रहा है कि यानी कि आपसे कह रहा है कि एक कहीं ऑब्स्टेकल था, उस ऑब्स्टेकल के आसपास हमने यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये ऑब्स्टेकल है ना, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज ट्रेवर्स सर्वे हमने यहाँ पर कर दिए। क्लियर है? अब इसमें ना ये डाटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये दो डाटा आपको यहाँ पर निकालना है। बहुत आसान तरीके का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स समझा दूं ताकि जो डायरेक्ट अगर यदि सीधा ये वीडियो देख रहा है तो उसको यहाँ पर दिक्कत ना है। देखो तो आपको रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने एक्सिस बनाई है, एक्सिस जानते हो ना बिल्कुल, तो यहाँ पर अब मैं मान लेता हूँ कि दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। ठीक है बिल्कुल। अब इस एक्सिस के ऊपर ना मैं यहाँ पर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। जैसे मान लो ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो आप इसका प्रोजेक्शन एक तो एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, एक वाई एक्सिस पे ले सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये इसको मैं नॉर्थ बोलता हूँ, इसको मैं साउथ बोलता हूँ, ये मेरा हो जाता है यहाँ पर, सॉरी वेस्ट नहीं ईस्ट, है ना, ये मेरा हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है आपका वेस्ट। ठीक है, तो इसका जो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन आएगा ना एक्स एक्सिस पे, या फिर मैं कह दूंगा इसको किस एक्सिस के नाम से जानू कि हम यहाँ पर ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा ना, इस प्रोजेक्शन को, ये देखो इस सेम प्रोजेक्शन है, इसी क्वांटिटी को आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं, इसको यहाँ पर आप डिपार्चर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर डिपार्चर बोलते हैं। ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पर इसका जो प्रोजेक्शन इस वाली एक्सिस पे आएगा नॉर्थ साउथ एक्सिस के पैरेलल, इसको आप लोग लेटीट्यूड बोल देते हैं। लेटीट्यूड यानी किसी भी लाइन को आप लोग लेटीट्यूड डिपार्चर के अंदर आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बतानी थी। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात आप लोगों के सामने रखता हूँ कि अगर मान लो मैंने क्लोज ट्रेवर्स सर्वे किया है, तो देखो ये क्लोज ट्रेवर्स सर्वे कुछ इस तरह से होता है। देखो ये क्लोज ट्रेवर्स हो गया, है ना, यानी कि जहां से चालू किया, ए से चालू किया, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, वापस ए पे आ गए। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ना इसको। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर अगर पूरे पे ए की एक्सिस मान के चलूं कि सर यहां से इसके ओरिजिन से एक्सिस देखूं, तो ओरिजिन से हम कितना ऊपर गए कितना नीचे गए, फाइनल नहीं गए ना। बिल्कुल ऊपर नीचे कहीं नहीं गए, घूम फिर के हम लोग वापस वहीं के वहीं आ गए। यहां से गया बी सी डी, वापस एक पे आ गया, है ना। तो घूम फिर के हम लोग एक ही जगह पे आ गए। तो टोटल अगर मैं सम करूंगा इसके प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन, तो सारे तरह के प्रोजेक्शन आपको यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि वाई एक्सिस में भी जीरो आएगा, एक्स एक्सिस में भी जीरो आएगा। इसी चीज को हम लोग यहां पर कह देते हैं कि समीशन ऑफ लेटीट्यूड जो रहता है वो आपका जीरो मिलता है क्लोज ट्रेवर्स के केस में, समेशन ऑफ डिपार्चर जो रहता है वो आपका जीरो मिलता है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, ये आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अब यहां पर इसको हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब यहां पर इस लाइन के दोनों प्रोजेक्शन थे। बिल्कुल। अब ये मैं यहां पर इसको थीटा बोल देता हूं। बियरिंग क्या होती है मेरी, थीटा होती है। बिल्कुल। ये थीटा है तो लेटीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लेटीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी, देखो दिस विल बी द लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड बराबर हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं, लेटीट्यूड बराबर हो जाएगा आप लोगों का यहां पर जो भी लाइन है इसकी ब्लैक वाली लाइन की लेंथ L है, तो L cos थीटा। बिल्कुल। और डिपार्चर की वैल्यू आपकी हो जाएगी L sin थीटा। बिल्कुल। बस ये इतनी सी क्वांटिटी आपको यहां पर इसको देख के निकाल लिया है। अब जो भी सवाल रहेगा वो हम लोग यहां पर करते चलेंगे। चलो अब दो आप लोगों को अननोन निकालना है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन हमें यहां पर अच्छे से मालूम है क्या, कि लेटीट्यूड बराबर जीरो करना है आपको और समेशन ऑफ डिपार्चर बराबर जीरो करना है, तभी जाके क्लोज ट्रेवर्स आपका कंप्लीट होगा। बिल्कुल। तो यही मैं यहां पर आगे लगा देता हूं कि सर समेशन ऑफ लेटीट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब जितने भी लाइंस हैं सभी लाइंस के लेटीट्यूड आप लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ए बी लाइन के लिए देखो, सारी लाइनों के लिए निकाल रहा हूं, तो देखो ये 500, ये अजीमुथ देने का, अजीमुथ इज नथिंग बट दी आप लोग ट्रू बीयरिंग को बोलते हैं। ट्रू बीयरिंग इज आल्सो नोन एज आवर अजीमुथ। ट्रू बीयरिंग, ट्रू बीयरिंग इज नोन एज आवर अजीमुथ। क्लियर है? बिल्कुल। आ जाओ निकालते हैं। तो ये 500 है, L cos थीटा आता है, तो बिल्कुल सभी को जोड़ देते हैं। तो यहां पर L cos थीटा को जोड़ देना है, तो सम ऑफ आप लोगों का क्या हो जाएगा, L cos थीटा वुड बी इक्वल टू 0। चलो निकालते हैं, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 cos 98 डिग्री 30 मिनट। देखो तो ये आपका हो जाएगा 500 cos 98 डिग्री और 20 मिनट प्लस
620 और इधर है 3020, ठीक है 9830 है, 620 cos 30 डिग्री एंड 20 मिनट प्लस, अगला देख लेते हैं 468 बिल्कुल 468 cos 298 डिग्री एंड 30 मिनट प्लस, इस वाली की लेंथ नहीं पता, इसको L1 मान लेता हूं, इसको L2 मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा L1 cos और ये आप अच्छा यहाँ पर ना 3 डिग्री 3 मिनट लिखा हुआ है क्या, 230 डिग्री और 3 मिनट, ठीक है चलो लास्ट में मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर L1 230 डिग्री और 3 मिनट प्लस लास्ट में L2 150 है ना, L2 150 डिग्री और 10 मिनट, ठीक है सेम तरह से ये तो हो गया आप लोग इसके बारे में। अब यहां पर सेम देख लेते हैं, समेशन ऑफ डिपार्चर बराबर 0 कर देते हैं, एग्जैक्टली समेशन ऑफ आप लोगों का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ L sin थीटा वुड बी इक्वल्स टू 0, चलो इसको भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो पहली लाइन 500 कोस की जगह साइन लग जाएगा, साइन 98 डिग्री 30 मिनट प्लस 620 साइन 30 डिग्री 20 मिनट प्लस 468 साइन 298 डिग्री 30 मिनट प्लस L1 साइन 230 डिग्री एंड 3 मिनट प्लस L2 150 डिग्री एंड 10 मिनट। चलो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखो मैं आपको सक्सेसफुली सॉल्व करके यहाँ पर ये वैल्यू दे देता हूँ। देखो पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूँ, L1 L2 के फॉर्म में इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है चलो तो L1 L2 के फॉर्म में इक्वेशन बना लेता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए ना, तो देख लो ये वाली वैल्यू तो जो है यहाँ पर जो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, देखो तो 500 कोस 98 डिग्री और 30 मिनट प्लस 620 कोस 30 डिग्री 20 मिनट प्लस 468 कॉस 298 डिग्री और साथ के साथ ही 30 मिनट। ये वैल्यू तो आ गई आपकी यहाँ पर 684 है ना, देखो तो ये आ गया आपका 684.5287, ठीक है। यहाँ पर आप इसको निकालें 230 डिग्री और 3 मिनट को आप लोग यहाँ पर देख ले, है ना, तो ये आपका यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ कोस, अच्छा यहाँ कोस लिखना भूल गया, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर मैं कोस लिखना भूल गया, है ना, देख लेना कोस है कोस 230 डिग्री और 3 मिनट और यहाँ पर भी जो है कोस 150 डिग्री और 10 मिनट, ये लिखना भूल गया मैं ना, देखो तो कोस हम लोग कर लेते हैं 230 डिग्री और 3 मिनट, ये आपका आ जाएगा -0.642 L1 और ये भी हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कोस 150 डिग्री और 10 मिनट, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, या इसको बराबर में इधर लिख देता हूं ना 0.867, ठीक है। देखो ये बराबर करके 0 आता, देखो इसको बराबर करके 0 लिखता हूं मैं, इसको इधर ले गया है ना, ये दोनों माइनस में आई थी तो क्वांटिटी इसको उधर ले गया, पॉजिटिव में रख दिया इसको, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बन गई है हमारी सक्सेसफुली हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना। अच्छा अब देखो इक्वेशन नंबर 2 भी हम लोग यहाँ पर इसी तरह से फॉर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इक्वेशन नंबर 2 भी देखो आप, तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो कितना आ रहा है 500 साइन 98 डिग्री 30 मिनट प्लस 620 साइन 30 डिग्री 20 मिनट प्लस 468 साइन 298 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, तो देखो ये तीन वैल्यू आगे की मिला के आ रही है मेरी 396
0.34 है ना। ठीक है, साथ में वो वैल्यूज देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, वो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ ये आ गया आपका साइन 230 है ना। तो देखो साइन 230 डिग्री और 3 मिनट है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.766 या 0.067 भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 6667। हाँ ठीक है, ये हो गया L1 और प्लस में आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, प्लस में उसको देख लेते हैं एक बार, वो कितना 150 साइन 150 डिग्री 10 मिनट भी है बिल्कुल, 150 डिग्री 10 मिनट है ना। ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.497 L2। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के लिए या तो आप लोग देखो, अगर आपके पास कैलसी है उस तरह से, वैसे तो अभी लेके बैठे ही होंगे ना आप प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए कैलसी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यूज। नहीं है तो देखो क्या करेंगे कि सर देखो ये माइनस में ना प्लस माइनस का थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको उधर भेज देता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर का साइन लगा देता हूँ और इस साइड यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये लो साहब। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर 0.497 से, और इस इक्वेशन को क्योंकि देखो चूंकि मेरे पास कैलसी वैसा वाला नहीं है, कैलकुलेटर वैसा वाला नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.867 से। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ है ना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो देखो ये तो ये कट जाएगा सीधा सीधा, L2 से L2 तो कट जाएगा, L1 बचेगा है ना। तो यहां से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 684.5287 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर 0.497 से, और इसको ऐड करना है मेरे को 396.34 मल्टीप्लाई बाय 0.867 से है ना। बिल्कुल जोड़ दिया दोनों को, बिल्कुल। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं यहाँ पर 0.767 इससे है ना, इस पर्टिकुलर से मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे है ना। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, देखो तो फिलहाल देखो इन दोनों को तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो इधर तो आ रहा है आप लोगों का आंसर 683.8375 है ना, बराबर। ये दोनों तो कट ही गए, अब ये दोनों को आप लोगों को ऐड कर देना। तो देखो 0.767 को मल्टीप्लाई करो आप लोग 0.867 से, और प्लस 0.642 को मल्टीप्लाई करो आप लोग यहाँ पर 0.497 से, इन दोनों को जोड़ो तो ये वैल्यू आ रही 0.984 L1। अब देखो अब निकाल लेते हैं L1 की वैल्यू, तो 683.8375 को डिवाइड कर देता हूं मैं यहां पर आंसर के साथ। ठीक है, तो यहां पर जो आप लोगों का यहां पर जो आंसर निकल के आ रहा है, दैट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड, तो L1 इज इक्वल टू 694.9123। देख लेना। अरे हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिले एक्चुअल आंसर से, है ना। आंसर से कैसे डिवीजन आ जाता है, क्योंकि मैं पॉइंटों के बाद ना वहां पर दो वैल्यूज को लिया जाता है। देखो जनरली 2 वैल्यू 3 वैल्यू को लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 वैल्यूज से सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 695 आंसर होगा वहां पर, 695 के आसपास आंसर देखने को मिलेगा, वही सेम उतने अमाउंट का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग 19-20 का फर्क आएगा। तो जैसा आपको गेट बोले ना कि भाई पॉइंट के बाद इतने पॉइंट्स कंसीडरेशन करना है, तो उतने पॉइंट कंसीडर करके करना, यहाँ पर मैंने ज्यादा से कर दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डेसिमल्स तक आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई लेना है, ये वो आप लोग गेट बोल के बताएगा, और क्वेश्चन का लिखा रहता है, उतने डेसिमल्स तक आप लोग लेके चलना, बाकी मैंने अपने हिसाब से कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर L2 की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, L2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें या इसमें कहीं पुट कर दो L1 की वैल्यू। तो देखो L1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 0.767 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर 694.9123 से। ठीक है, जो अब मेरे पास वैल्यू निकल के आई, और 396 जो है यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है बिल्कुल, तो इसमें से घटा देता हूँ -396.34। ठीक है, बिल्कुल। इसको आप लोग अब डिवाइड कर देंगे 0.497 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है L2 की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 274.96। ठीक है, ये लो साहब, ये आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसी के आसपास की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर
आती रहेगी। देख लेना इसको ना, एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग, हो सकता है मे बी हल्की फुल्की मिस्टेक मैं कर दूं, बट आंसर जो है इसी के आसपास का होगा, है ना, बिल्कुल क्लियरली। लास्ट में आंसर्स देख लेते हैं, वैसे आंसर्स लिखे हुए अपने पास, है ना, देखो आंसर्स इसी के आसपास होगा। 694 हो रही है, देखो 695 चल रहा है, इधर 273 चल रहा है, आंसर अपना सही है बिल्कुल ना, देख लेना। थोड़ा सा ऊपर नीचे डिवीजन सिर्फ इतने से वजह से आया क्योंकि डेसिमल के बाद हमने पॉइंट्स अलग अलग तरह से ले लिए, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड सवाल। तरीका समझ में आना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है, आप क्लियर है। अब देखो 2 मार्क का क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, वो स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, जस्ट सीज अ लाइट हाउस, द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 42 meters above the mean sea level and the height of the observer's eye is 6 meters above the sea level. Find the distance of observer from the lighthouse. अब देखो इस तरह के सवाल को मैं आपको करने के 2 तरीके समझाऊंगा। कैसे? पहला तरीका तो आप विद डायग्राम समझे, दूसरा तरीका आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, डायरेक्टली आप लोग आंसर लगा रहे हैं। देखो अगर मैं कह दूं कि कोई चीज पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, आपकी अर्थ है, बिल्कुल जियोइड सरफेस बना है, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप कोई भी दृश्य देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो इधर से इधर देखना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम जो साइटिंग रहेगी वो यही साइट देख सकता है इंसान, यही तो साइट दिखेगी, इससे ज्यादा दिखेगा नहीं ना। देखो यहां से यहां तक देखोगे ना तो आपको होराइजन यहां पर दिख रहा है, यहां पर अगर यदि मान लो आप खड़े हुए हो, यहां पर खड़े हुए हो, तो आपको होराइजन यहां पर दिख रहा है ना। तो कोई भी चीज एक से दूसरी जगह दिख जाए तो उसके लिए इतनी डिस्टेंस होना जरूरी है कि अगर मान लो जैसे आप लोग डेक ऑफ द शिप पे खड़े हो, शिप के डेक पे खड़े हो ना, लेट मी से इतनी हाइट है वो, तो यहां से आपको कोई लाइट हाउस यहां तक की हाइट का दिख सकता है, यहां तक की डिस्टेंस का दिख सकता है, यानी कि लाइट हाउस यहां पर हो, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस आपको दिख रही है। देखो एक ऑब्जर्वर खड़ा है डेक ऑफ द शिप पे, इसको लाइट हाउस दिखता है, जो टॉप ऑफ लाइट हाउस है वो 42 मीटर का, लेट मी से ये लाइट, अब ये कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी लाइट हाउस मान लो, लेट मी से ये आपका 42 मीटर का है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर की आई है ये 6 मीटर की है, तो यही तो दिख पाता है मेन से मेन। आप टेढ़ा बना लो, आप यहां बना लो, इस साइड से भी आप डायग्राम बनाओगे तब भी आपको ऐसे दिखेगा। आपको लग रहा है सर डायग्राम ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे बना सकता हूं, देखो तब भी दिखेगा। तो मैक्सिमम यही टेंजेंशियल, आप देख तो स्ट्रेट लाइन नहीं सकते हो ना, स्ट्रेट पाथ ही देख सकते हो, बिल्कुल। यहां पर ये खड़ा है, यहां पर ये, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको अगर यदि 2 चीजों के बीच में देखना है तो इसी तरह से देखना पड़ेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस यही रहेगी, ठीक है। और ये जो है कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों आपको कर्वेचर की वजह से आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आई, तो आपको कर्वेचर की वजह से उतना दिखेगा जितना आपको दिखना चाहिए। आपको रिफ्रैक्शन की एरर का भी सामना करना पड़ेगा, तो आप वो देख पाओगे पार्ट जो कि आप लोगों का कंबाइन करेक्शन से निकल के आएगा। देखो यहां पर ना, देखो जब आपका अर्थ ऐसे राउंड है, देखता हूं तो साइड जाती है बिल्कुल सीधी, ये समझो आप पहली चीज। तो कर्वेचर की वजह से आप लोग यहां पर इसको कर्व तो नहीं देख पाओगे, आपकी आंखें से घूमेगी तो नहीं घूमेगी, बिल्कुल। और जब आप लोग सीधा देखते हो ना, हॉरिजॉन्टल जो हम लोग यहां पर देखते हैं, तो दिखता भी एग्जैक्ट सीधा नहीं है, उसमें भी जो हम देख रहे होते हैं उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और साथ के साथ कर्वेचर, इन दोनों को जोड़ते हुए हमने यहां पर एक टर्म निकाली थी जिसको बोला था हमने यहां पर कंबाइन करेक्शन। जो कंबाइन करेक्शन की वैल्यू थी वही आप लोग यहां पर पुट कर दिए। तो जो कंबाइन करेक्शन था वो कंबाइन करेक्शन आप लोगों का था 0.673 डी स्क्वायर, इतना होता है। और ये सीसी इज नथिंग बट दी, जो आप लोग यहां पर ये स्ट्रेट देख रहे हो और ये जो पाथ दिख रहे हो, उस पाथ के बीच का जो डिफरेंस है, यहां पर ये कंबाइन करेक्शन ही है, ठीक है। तो यहां पर ना ये कुछ भी नहीं है, ये आपका यहां पर हाइट को दिखाता है, ये आपका हाइट को दिखाता है। इसको आधा मान के चलो, और फिलहाल देखो इसको आधा मिटा देता हूं, इसको आप आधा समझो, यहां से देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है ना डिफरेंस, ये इट इज नथिंग बट दी, ये जो 42 मीटर कुछ नहीं है, ये कंबाइन करेक्शन है आपका। तो इसके लिए पहले के लिए आप लोग यहां पर निकालो ये D1 डिस्टेंस, दूसरे के लिए आप लोग निकालो D2 डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो आप देख पाओगे। तो आप लोग यहां से निकालना चाहते हो यहां पर D, तो D बराबर आप लोगों का हो जाएगा 3.8553 अंडर रूट h, ठीक है। तो D बराबर आप लोगों को यहां पर याद रखना है, तो टोटल D बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2, और यहां से आप लोग कर सकते हैं बराबर 3.8553 अंडर रूट
पहला तो आ गया 42, सेकंड आ गया √6। ये आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। टोटल डी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। देख लो मैं निकाल लेता हूँ, √42 प्लस √6 मल्टीप्लाई कर दो 3.8553 से, है ना। तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी अराउंड 34.4287 आंसर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो हो गया पहला तरीके से समझ के हम लोगों ने यहां पर कर लिया। दूसरी चीज देखो, इसके अंदर ना आप लोगों को सीधा सीधा देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप लोगों को क्या देखना है, यहां से सीधा सीधा देखना है कि जो ये कितनी हाइट दे रखी है। अगर यदि यहाँ पर सिर्फ एक हाइट दे रखी है, जैसे मान लो सिर्फ लाइट हाउस दे रखा है, तो आप लोग एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाएं 3.8553 √h। दो हाइट दे रखी है तो दो बार जोड़ देना। सीधा सीधा टेक्निक बताता हूँ। इस दैट प्रॉब्लम में ना आपसे यही है कि अगर एक हाइट दे रखी है तो एक बार जोड़ देना, दो हाइट दे रखी है तो दो बार जोड़ देना। कुछ ही मत देखो, क्वेश्चन ही मत पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कोई समझने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधा इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको दिखे, एक हाइट दिखती है तो एक बार जोड़ दो, दो हाइट दिख रही है दो बार जोड़ दो, खत्म कहानी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना अब तक आए सब में सेम ही तरह का फंडा लग रहा है। ये आपको बता दिया, बाकी आप लोगों को याद है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो भी काम आपको करके रखा है। नेक्स्ट देखो, दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। ये 1530 मीटर अपार्ट है अक्रॉस अ वाइट रिवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो रिवर है, इस रिवर से ये 1530 मीटर अपार्ट है, दो पॉइंट है। लेट मी से दिस इज द पॉइंट ए और दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, और बीच में नदी बह रही है। देखो, तो हमने यहां पर लेवलिंग के लिए हमने एक लेवल उठा लिया, उससे डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि द एरर इन द कोलिमेशन एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इज 0.04 मीटर इन 100 मीटर। कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी एंड द रिफ्रैक्शन। तो आपको इतनी सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट करके निकालनी है। तो बेसिकली आप लोगों को यहां पर निकालने का ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल आप लोगों को निकालना है। देखो, सबसे पहली बात आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल निकालना है इन दोनों के बीच में। अगर मेरे पास कभी ऐसा मामला हो जाए कि दो पॉइंट है, किसी बीच में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन भी कैसा, किस तरह का, जो नदी वदी तालाब वाला होता है वैसा रिस्ट्रिक्शन, कि जहां से दिख तो रहा है लेकिन आप लोग लेवलिंग करने के लिए बिल्कुल एकदम मिड में सेट नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो ऐसी जगह पे ना आपको यहाँ पर ये काम में आने वाली, ये पर्टिकुलर टेक्निक काम में आने वाली, इसको आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं कुल मिला के रेसिप्रोकल लेवलिंग, है ना। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग कब काम में लेते हैं, जब हम लोग कोलिमेशन की एरर को हटाना हो, रिफ्रैक्शन की एरर को हटाना हो। तो अगर यदि ऐसी कोई एरर आ रही है, कोलिमेशन की वजह से कोई एरर आ रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से कोई एरर आ रही है, या कर्वेचर की वजह से कोई एरर आ रही है, तो तीनों तरह की एरर को एलिमिनेट करते हुए बिल्कुल सबसे बेटर और सबसे अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या देता है, रिजल्ट देता है। यानी कि इसके अंदर जो लेवलिंग आप लोग करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, उसमें ये जितनी भी एरर दे रखे हैं ना, सभी एरर में कोई भी वैल्यू दे देगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ती, किसी भी तरह की एरर को काउंटर नहीं, सभी तरह की एरर को ये क्या कर देती है, काउंटर कर देती है। किसी कोई भी तरह की एरर ये अपने अंदर नहीं रखती है। तो कोई भी एरर दे रखा है, सारा का सारा डला बेकार है। आपको देखना बस ये, और आपको कर देना रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दो पॉइंट दिख गए नदी के आसपास, बिल्कुल ए बी, तो आपको एक बार ए के नजदीक खड़ा होना है, ए के पास में यहाँ पर लेवल रखना है, और आपको साइटिंग कर देनी होती है दोनों डायरेक्शन में। इस पे भी रख दिया स्टाफ और यहाँ बी पे भी रख दिया स्टाफ। ठीक है, दूसरी बार बी के आसपास सेट कर दो इंस्ट्रूमेंट को, फिर ये रीडिंग ले लो आप लोग यहाँ पर अगेन, एक बार यहाँ पर एक बार। तो देखो, इस ए पॉइंट पे आपकी दो रीडिंग, इस पे दो रीडिंग, तो ये जो रीडिंग है ना, यही आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखनी होती है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाली रीडिंग एच ए थी, ये वाली एच बी थी, ये वाली एच बी डैश है, ये वाली एच ए डैश है। ठीक है, तो अगर यदि आपको इन दोनों की लेवल के बीच के डिफरेंस निकालना है कि ए और बी पॉइंट कितने ऊपर कितने नीचे है, तो आपके लिए उसका फॉर्मूला है, एच का फॉर्मूला है एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइड बाय 2। निकालो, ए पे रख के रीडिंग ली तो ये माइनस ये कर देंगे, 3.810 माइनस 2.165। ठीक है, प्लस ये देखो 2.355 माइनस 0.910 डिवाइड बाय 2 कर दो,
ये आप लोगों का लेवल डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच का, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करते क्या आंसर आ देखो 3.810 माइनस 2.165, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 1.545। अरे यार अब इसको इधर लिख देता हूँ, चलो है ना, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये आ रही है वैल्यू 1.545। तो देखो h की वैल्यू आ गई। इसमें ना कोई किसी तरह का रोल कर्वेचर का, किसी भी तरह की एरर का इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अगर यदि आपसे ट्रू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन है, ये तो आप लोगों ने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया है ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल या एलिवेशन के बीच में डिफरेंट, क्योंकि ए और बी के बीच में था, है ना, ये ग्राउंड होगा कुछ इस तरह से। तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ना एलिवेशन के बीच में, कि ए कितना है आरएल, इसका आरएल कितना है, दोनों के बीच के आरएल का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब इसने एक और चीज पूछवाई आपसे कि एंड द रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन भी आपको कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्शन कितना हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए एक डाटा दे रखा है आपको यहां पर, क्या कि कोलिमेशन एडजस्टमेंट आपको यहां पर दे रखे हैं कि सर एरर जो आ रही है कोलिमेशन के अंदर वो इतनी आ रही है। चलो देखो ये कैसे निकलेगा, देखो तो देखो अब यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर कर्वेचर के दौरान लगने वाला करेक्शन। देखो हर एक चीज निकालनी है आपको यहां पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो अकेला रिफ्रैक्शन कभी नहीं आता। देखो जब अब मैं यहां पर साइटिंग कर रहा होता हूं, जैसे लैक्मी से, ये मेरी अर्थ है, यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा, इंस्ट्रूमेंट से मैं साइटिंग कर रहा हूं, है ना, देख रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि देखो आप देखते बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, अर्थ ऐसी राउंड, हमारा डेटम भी ऐसा ही है। तो हमारा डेटम ऐसा है तो हमें आरएल ऐसा पता होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, ना कि ये पता होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपके काम की नहीं है, ये काम की नहीं है। आप लोग यहां से देखो ना, ये देखते हो आप स्ट्रेट लाइन से देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, है ना, दिखता सीधा है, टेलीस्कोप से देखूंगा सीधा दिखेगा। लेकिन मेरी अर्थ ऐसी है तो मेरा जो डेटम रहेगा वो डेटम भी तो एमएसएल माना हुआ है ना, एमएसएल भी ऐसा ही कर्व्ड, एमएसएल इज अ कर्व्ड प्लेन, ये भी आपका कर्व है। तो यहां पर ना कभी आपका एलिवेशन ट्रू नहीं आता, तो आपके कर्वेचर की वजह से एरर आती है, दूसरी रिफ्रैक्शन की वजह से एरर आती है, ठीक है। तो कर्वेचर के दौरान जो एरर आती है ना, कर्वेचर करेक्शन बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 0.07849 इंटू डी स्क्वायर। डी यहां पर किलोमीटर में पुट करना है, कर्वेचर करेक्शन आपको मीटर में आ जाएगा। देखो तो 0.07849 इंटू डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखा है ए और बी के बीच में 1530 मीटर की, 1.53 का स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, तो मैं कैलकुलेट करके दे देता हूं आपको। ये कर्वेचर के दौरान करेक्शन लगेगा 0.07849 इंटू 1.53 का स्क्वायर। लो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1837 है, 184 कर देता हूं, 0.184 कर देता हूं इन द मीटर। अब देखो कैसे निकालना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्शन। जो निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीजें को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोलिमेशन एरर, देखो कोलिमेशन एरर आप लोगों का यहां पर दे रखा है कितना, कोलिमेशन एरर दे रखा है आप लोगों को यहां पर, कोलिमेशन के एरर दे रखा है 0.004 का एरर दे रखा है, करेक्शन पॉजिटिव लगेगा। देखो तो हमें पता है कि सर 0.004 की आप लोगों को यहां पर क्या आता है, 0.004 की एरर आती है 100 मीटर में, 100 मीटर में 0.004 की एरर आती है। तो 100 मीटर में माइनस 0.004 की एरर है, तो प्लस करेंगे करेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सर 100 मीटर के अंदर दिक्कत आएगी 0.004 की, तो 1 मीटर में कितनी आएगी 0.004 डिवाइड बाय 100, तो 1530 मीटर में कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, है ना। तो ये मैं यहां पर डिवाइड बाय कर देता हूं, 100 इंटू करता हूं 1530। अब चूंकि ये एरर आई थी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दूंगा। एरर आपकी जितनी आती है उतना ही करेक्शन आप लोग उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। जैसे नेगेटिव आया तो पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पर आप लोग देखो तो टोटल जो अगर यदि मैं यहां पर अब चेक करूं तो मुझे यहां पर किसकी वैल्यू पता है, एक हमें ये वाली वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है। चलो तो यहां से अगर मैं देखूं एच की वैल्यू, देखो एच की वैल्यू आपको पता है। तो एच बराबर क्या होता है एक्चुअल में, एच बराबर क्या होता है, देखो अगर मैंने यहां से साइटिंग करी, जैसे देखो ए के ऊपर मैंने यहां पर रख के साइटिंग करी, यहां पे और यहां पर देख के साइटिंग करी, है ना, जैसे सिर्फ एक को समझता, एक से साइटिंग समझता, यहां से रख के मैंने यहां पर देखा, यहां से रख के यहां पर देखा,
तो ना आपको पता है कि सर जैसे कि मैं यहां से इंस्ट्रूमेंट से यहां देखूंगा तो यहां से यहां तक कोई ना तो कर्वेचर की एरर आएगी, देखो बिल्कुल बारीक बिल्कुल पास वाली जगह ना, देखो यहां पर देख लो आप लोग खुद ही, इससे समझो कि अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर समझो किसी भी पर्टिकुलर चीज को कि जैसे एक लाइन मैंने यहां पर ऐसी खींची है टीडी और एक लाइन खींची सीधी, ठीक है, तो यहां तक तो दोनों का कर्वेचर सेम चल रहा है ना। तो अगर कोई दो स्टेशन पास में है और एक दूर है तो इसके अंदर ही कर्वेचर रिफ्लेक्शन की एरर, कर्वेचर की एरर प्लस रिफ्लेक्शन की एरर आपको इसमें देखने को मिलेगी, दूर वाले स्टेशन में, इसमें नहीं आएगी पास वाले में, स्टाफ में, क्योंकि आप देख सीधा पा रहे हो कर्वेचर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा आप लोग का यहां पर लेवल लाइन ऐसी घूम जा रही है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो यही आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो आप लोग की एरर आ रही है ना वो दूर वाली स्टाफ में आती है। ये बात मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं जब रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर हमने देखा है। बहुत दूर वाली जो पॉइंट है उस पर ही आपको दिक्कत आती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि सर मेरे को ट्रू एलिवेशन डिफरेंस निकालना होता, अगर ट्रू एलिवेशन डिफरेंस निकालना होता तो सर देखो ए से मैंने साइडिंग करी दोनों के बीच में, यानी कि ये रीडिंग तो ए पे सही थी, ये रीडिंग गलत थी। जब मैंने बी पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो ये वाली रीडिंग सही आई होगी, ये वाली रीडिंग गलत आई होगी। इसी वजह से इन दोनों का डिफरेंस जो है हम दोनों ने यहां पर क्या किया, एक बार इधर से देख लिया, एक बार इधर से देख लिया, इन दोनों का एवरेज ले लिया तो आपको ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, चलो अब यहां पर आपको यहां पर जैसे मैं इससे लगा देता हूं, देखो तो इसके अंदर करेक्शन लगेगा, ये तो सेम है, तो देखो तो आपका किसी भी ये क्या है, ये आपका लेवल डिफरेंस है एच बी और ए के बीच में, तो ये इट इज नथिंग बट दी एच बी माइनस एच ए कर रहा हूं, है ना। लेकिन एच बी माइनस एच ए करूंगा तो मेरे को एलिवेशन डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, तो एच बी बी दूर वाला, तो दूर वाले में करेक्शन लगेगा आपका, दूर वाले कितनी वैल्यू है 3.810, दूर वाला है 3.810, इसमें करेक्शन लगाओ। देखो कर्वेचर की वजह से करेक्शन जो लगता है ये लगता है नेगेटिव, सॉरी ये लगता है नेगेटिव, तो ये लग गया नेगेटिव 0.184। रिफ्रैक्शन की वजह से जो लगता है लेट मी से ये वाला, और जो इसकी वजह से लग रहा है ये लग रहा है पॉजिटिव में, प्लस ये वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 0.004 वाली, 0.004 इंटू 1530 डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग 100, तो वैल्यू आ गई 0.0612। ठीक है, ये डिफरेंस ये वाला, तो ये अभी पहली वैल्यू है, ये वैल्यू सुधार के लिखी है मैंने, एचबी की वैल्यू को मैंने यहां पर करेक्ट करके लिखा हुआ है, ना। चलो ये काम का है नहीं, ये तो समझा ही दिया सारा कुछ बिल्कुल। माइनस एच ए के अंदर कोई भी किसी भी तरह का करेक्शन नहीं लगेगा, एच ए 2.165, और ये वैल्यू अभी हमारी निकल के है कितने 1.5455 ना, 1.545, ये वाली वैल्यू निकल के 1.545। यहां से आप सीआर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। सीआर की वैल्यू कितने आ जाएगी, देखो 3.810 माइनस 0.184 प्लस 0.0162 माइनस 2.165 और यहां पर 545। ठीक है, तो सीआर की वैल्यू यहां से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मेरी वैल्यू जो निकल के आ रही दैट इज 0.023 मीटर। ये तो क्लियर है, सारा मामला सेट है। तो इसी तरह से हमने यहां पर जो थे, अभी देखो अभी एक और सवाल है हमारा आगे वाला, इसको भी हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द बबल ट्यूब ऑफ अ लेवल हैज अ सेंसिटिवनेस ऑफ 35 सेकंड्स पर 2 mm डिवीजन, फाइंड करना है आपको एरर इन स्टाफ रीडिंग ऑन अ वर्टिकल स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, वो दैट इज कॉज्ड बाय द बबल बेंडिंग ऑफ 1.5 डिवीजन आउट ऑफ सेंटर। सेंसिटिविटी का सवाल है और इसमें ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, और आपको याद भी होना चाहिए कि जो आप लोगों का अल्फा होता है ना, जो सेंसिटिविटी जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसका फॉर्मूला है S/ND इंटू 20/60/65 सेकेंड। क्लियर है? देखो अब यहां पर क्या क्या दे रखा है, देखो अल्फा सेंसिटिविटी दे रखी है कितनी 35 सेकेंड, एस की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, एन जो है 1.5 दे रखा है और डी जो है डिस्टेंस है जो कि 100 दे रखी है। देखो ये 2 mm डिवीजन जो है ये लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ अ बबल दे रखा है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको यहां पर सॉल्व कर देना है और आप लोगों का यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के सामने। तो एस की वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं। तो 35 इंटू कर देंगे 1, हाँ देखो इसको मैं 150 कर देता हूं और ये आप लोग डिवाइड कर दो इसको
20, 62, 65 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है ना एस का, तो एस की जो वैल्यू आ रही है 0.0254 मीटर निकल के आई है ना। तो ये लो साहब, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? बिल्कुल। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आनंद आया होगा। क्वेश्चन जो है आप लोगों को अपने लेवल तक के ही मिले होंगे, है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।